हेलो एंड वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जैसा कि आपके स्लाइड के ऊपर दिख रही है टॉपिक, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। सबसे पहले तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दोज स्टूडेंट्स हु रेगुलरली वॉच माय वीडियोस, और जो रेगुलरली मेरे वीडियो को देखते हैं और मेरे वीडियो से पढ़ाई करते हैं उनके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैंने वीडियोस अपलोड नहीं किए हैं। कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, इसलिए तो अब से ये वीडियोस रेगुलर बेसिस पे आएंगे और होप्स हो कि 2-3 दिन के अंदर मैं पूरी मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये कंप्लीट कर दूं, क्योंकि इसमें जो टॉपिक बचा हुआ है अभी तक वो है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इसके अंदर आप इसके ऑपरेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। उसके बाद आपके 2 टॉपिक हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये होने के बाद ये पूरी मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर कंप्लीट है। कंप्लीट होने के बाद हम इसके एमसीक्यूज करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम ईच एंड एवरी टॉपिक। ठीक है, नाउ अब हम स्टार्ट करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर ये टॉपिक देख रहे हैं, रेगुलेशन करना है। किसे रेगुलेट करना है? जीन के एक्सप्रेशन को। तो अगर आप इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझे तो आपको ये टॉपिक के अंदर क्या पढ़ना है ये बहुत ही आसान हो जाएगा। बच्चों को ये टॉपिक बहुत टफ लगता है ये टॉपिक बहुत आसान। अगर हम एक जीन की बात करें तो एक जीन एक्सप्रेस करता कैसे है? अगर हम एक जीन की बात करें तो जीन एक्सप्रेस कैसे करेगा? जीन एक्सप्रेस करता है पॉलीपेप्टाइड बनाकर, है ना। जीन एक्सप्रेसेस इटसेल्फ बाय द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड, अब पॉलीपेप्टाइड बनाकर ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है। कैसा पॉलीपेप्टाइड? जिस ट्रेट के लिए इसके पास कोड है उसके लिए। अब इसको और भी लेमन लैंग्वेज में समझे। जैसे मान लीजिए इसके पास ये जो जीन है इसके पास कोड है, सपोज कीजिए हेयर के कलर के लिए, आई कलर के लिए। ठीक है, आई कलर के लिए। तो जो आई का कलर है, ठीक है, वो कैसा होगा? अब आई कलर तो कैरेक्टर है, लेकिन आई कलर कैसा हो सकता है? इट कैन बी ब्राउन, इट कैन बी ब्लैक, ग्रे। ठीक है, तो ये जो ब्राउन, ब्लैक, ग्रे, ये जो कलर है ये है इसके ट्रेट, यानी कि आई कलर हो गया कैरेक्टर। और ये जो डिफरेंट डिफरेंट ये फीचर्स आपने देखे कि कितने तरह का हो सकता है, ये हो गए इसके ट्रेट। तो अब मान लीजिए कि आई कलर का जो ट्रेट है इसके पास, यानी कि इसके पास जो कोड है वो है ब्राउन कलर के लिए। तो अब हम कहेंगे कि ये जीन एक्सप्रेस कर रहा है। ये कैसे पता चलेगा? अगर आई का कलर ब्राउन कलर हो रहा है इसका मतलब ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। नहीं हो रहा है इसका मतलब ये एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। तो एक्सप्रेस करने का मतलब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब ब्राउन कलर के लिए तो इसकी पॉलीपेप्टाइड चेन बनानी पड़ेगी ना, वो हमने ट्रांसलेशन में पढ़ा है। अब इस टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं इसी जीन के इस एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने की, रेगुलेशन करने की। ठीक है, यानी कि कैसे वो रेगुलेट होगा, यानी कि क्या ये आई कलर के लिए प्रोटीन चाहिए तो क्या वो हमेशा बनता रहेगा? सपोज मान लीजिए हमारे ही बॉडी में, है ना, एक छोटा सा एग्जांपल ले लें। मान लीजिए ये आपका किचन है, ठीक। इस किचन में आपके पास 6 महीने का राशन है ना, 6 मंथ्स का आपने राशन लेकर रखा है। ठीक है, अब आपके पास राशन है और आज आपकी छुट्टी है, हॉलीडे है आज आपका। तो आप क्या करेंगे कि पूरे 6 महीने के लिए आपके घर में 5 लोग हैं, इन 5 मेंबर्स के लिए पूरे 6 महीने का खाना बनाकर इकट्ठा रख देंगे कि आज मेरी छुट्टी है? ऐसा नहीं करेंगे ना। उसी तरह ये जीन है, अब इसके पास इंफॉर्मेशन तो है इस पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड के चेन को बनाने की, लेकिन क्या ये हमेशा बनाता रहेगा कि इसके पास इंफॉर्मेशन है? नहीं, इसको भी जब जरूरत हो तो ये क्या हो सके, ऑन हो सके। जब जरूरत नहीं है तो ये ऑफ हो सके। अब ये ऑन होगा कब, कब ये ऑफ होगा, इसको रेगुलेट कौन करेगा? तो आई थिंक अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस टॉपिक को हमें क्यों पढ़ना है, इस टॉपिक जरूरी क्यों है। ठीक वैसे ही जैसे कि मान लीजिए आपके घर में एसी लगा हुआ है, तो क्या आप एसी हमेशा ऑन करके रखेंगे? विंटर में भी ऑन रखेंगे? विंटर में एसी की जरूरत नहीं है तो हम उसे ऑफ रखेंगे।
गर्मियों में हमें ज़रूरत है, वो भी तब जब हम कमरे में हैं, तो हमें ज़रूरत है तो हम इसे ऑन रखेंगे। तो आखिर उसे ऑन एंड ऑफ रखने के लिए हमारे पास रिमोट कंट्रोल दिया जाता है जो उसको कंट्रोल करता है। अब आम भाषा में आप वही समझ लीजिए, वही कंट्रोल है ये रेगुलेशन, ठीक है। यानी कि इस जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट कैसे करें, यही पूरे इस टॉपिक में पढ़ाया गया है। और आपको समझाने के बाद एक एग्जाम्पल दे दिया गया है लैक ऑपेरोन को लेकर, ठीक, ताकि यह टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, अब रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन रेफर्स टू अ वेरी ब्रॉड टर्म दैट मे अकर एट वेरियस लेवल्स। अब अगर हम जीन एक्सप्रेशन की बात करें, उसको रेगुलेशन की बात करें, तो देखिए हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। मान लीजिए एक यूकैरियोटिक सेल है, और यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में दोनों में ही रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन वैरी करेगा। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल की, एक यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें, ठीक है, मान लीजिए ये आपके पास एक यूकैरियोटिक सेल है, बड़ा सा सेल बना रहे हैं क्योंकि हमें अच्छे से समझाना है। नाउ सी, अगर मान लीजिए ये एक यूकैरियोटिक सेल है, ठीक, अब यहां पर एक बड़ा सा न्यूक्लियस हमने बनाया, ये रहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये रहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। डबल मेम्ब्रेनस होता है, बहुत सारी चीजें मुझे न्यूक्लियस के अंदर ही बतानी है क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल है। इससे रिलेटेड जो भी प्रोसेसेस होते हैं, बहुत सारी प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर ही होंगी, इसलिए हमने बड़ा सा न्यूक्लियस बनाया है, ठीक है। ये है इसका न्यूक्लियस, लिखने की जरूरत तो नहीं है ना। अब ये न्यूक्लियस और ये एरिया साइटोप्लाज्म का, ये एरिया साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, और ये एरिया क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, ठीक है। नाउ सी, अब हो क्या रहा है, यहां पर सपोज कीजिए डीएनए था, है ना, तो यहां पर आपके पास न्यूक्लियस के अंदर है डीएनए, ठीक, तो ये है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, ये रहा डीएनए। अब ये डीएनए ट्रांसक्रिप्शन किया था, ट्रांसक्रिप्शन करके इसने क्या बनाया था, एचएनआरएनए। क्या बनाया था इसने, एचएनआरएनए। पहले 1 मिनट आप ये टाइम दें और आप इसे अच्छे से समझें। अब इस एचएनआरएनए की पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हुई थी और तब जाकर क्या बना था, एमआरएनए, तब जाकर बना था एमआरएनए, स्प्लाइसिंग हुई थी, ये सब हमने पढ़ा है, एमआरएनए, ठीक है। अब जब ये एमआरएनए बन गया, अब ये एमआरएनए, ठीक है, 5-3 चलिए डैश लिख देते हैं, ठीक। नाउ अब ये एमआरएनए कहाँ जाएगा, बनने के बाद ये जाएगा, इसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी साइटोप्लाज्म में, ट्रांसपोर्टेशन हुई कहाँ, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में जब ये एमआरएनए आ जाएगा, तब आपने ट्रांसलेशन पढ़ा था कि इसके ऊपर क्या करेंगे, राइबोसोम्स लगेंगे और पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे। इसके ऊपर क्या लगेंगे, राइबोसोम्स लगेंगे और पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करेंगे। चलिए ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि ये जीन, मान लीजिए ये जीन की बात कर रहे हैं, वो जीन यहाँ है ना, ये जीन यहाँ है, इसी जीन के एक्सप्रेशन की हम बात कर रहे हैं। ये पूरी प्रोसेस हुई, पॉलीपेप्टाइड बना, यानी कि इस जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। अब इसके रेगुलेशन की बात करें कि आखिर हम ये रेगुलेशन कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो अब देखें इसके रेगुलेशन के लिए हम कहाँ कहाँ इसको रेगुलेट कर सकते हैं, वो देखिए। अब डीएनए के ऊपर ये जीन है, अब हमने इस डीएनए से एचएनआरएनए बनने ही नहीं दे, यानी कि हम इसको रेगुलेट कर दे इस ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर। ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर अगर हम कंट्रोल कर दे तब। दूसरी, मान लीजिए ट्रांसक्रिप्शन भी हो गया, यानी कि एचएनआरएनए का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पर तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हुई थी ना, पीटीएम हुआ था यहाँ, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। हम इस जगह पर इसका कंट्रोल कर दें। चलिए, अगर आप इस जगह पर भी मिस कर गए कंट्रोल करने के लिए, फिर एमआरएनए बन गया। अब एमआरएनए नीड्स टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म फॉर इट्स फर्दर
पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन, ट्रांसलेशन के लिए इसको ट्रांसपोर्ट होना पड़ेगा, साइटोप्लाज्म में जाना पड़ेगा। तो आप इस ट्रांसपोर्ट वाले प्रोसेस को रोक दें, इसके ट्रांसपोर्टेशन ही ना होने दें, तब भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट ही ना होने दें, चलिए ये ट्रांसपोर्ट भी हो गया, अब भी आप नहीं रोक पाए। अब इसको आप ट्रांसलेट मत होने दें, इसको आप ट्रांसलेशन में रोक दें, ट्रांसलेशन। अब ये जो जिक्र हो रही है बार बार, है ना, यूकैरियोटिक सेल में, यानी कि यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में अगर हम देखें तो हमारे पास 4 ऐसे लेवल्स आए जहां की हम जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। सो यूकैरियोटिक सेल हैव 4 levels to regulate gene expression, to regulate gene expression। आई थिंक अब आपको बात समझ में आ गई होगी। एक्सप्रेशन कौन कौन सी वो 4 जगह हैं। एक जगह आपकी थी ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि फर्स्ट लेवल कौन सी थी, ट्रांसक्रिप्शन। अब आप सीक्वेंस वाइज देखें, ट्रांसक्रिप्शन लेवल। सेकेंड लेवल कौन सी थी, पीटीएम लेवल, यानी कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन लेवल। थर्ड लेवल कौन सी थी, ट्रांसपोर्ट लेवल। और फोर्थ लेवल कौन सी थी, ट्रांसलेशन लेवल। यही वो 4 लेवल्स हैं जो यूकैरियोटिक सेल में जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। अब आइए एनसीईआरटी पर। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कंसिडरिंग दैट जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड, तभी तो वो एक्सप्रेस करेगा। इट कैन बी रेगुलेटेड एट सेवरल लेवल्स। इन यूकैरियोट्स द रेगुलेशन कुड बी एक्सर्टेड एट, देखिए पहला लेवल ट्रांसक्रिप्शन लेवल, दूसरा लेवल प्रोसेसिंग लेवल यानी कि रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग यानी कि पीटीएम लेवल, थर्ड लेवल ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, एंड फोर्थ लेवल ट्रांसलेशन लेवल। इसी फोर्थ लेवल की बात हुई है अभी, यही चारों लेवल यहाँ पर आपको बताए गए हैं, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट। तो अगर क्वेश्चन आता है कि यूकैरियोट्स में कितने लेवल्स हैं जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के लिए, तो आप कहेंगे 4, और इन चारों का आपके पास सीक्वेंस भी है ना, विच कम्स फर्स्ट। तो ये सीक्वेंस वाइज पूछे या जैसे भी पूछे, यहां से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज the gene in a cell are expressed to perform a particular function or a set of functions। भाई जीन है तो कुछ पर्टिकुलर फंक्शन ही करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एंजाइम कॉल्ड बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज सिंथेसाइज्ड बाय ई कोलाई। इस एग्जाम्पल को बेटर होगा कि मैं एक स्लाइड पर बताऊं आपको कि आखिर एनसीईआरटी इस पूरे पैराग्राफ में कहती क्या है। इस पूरे पैराग्राफ में एनसीईआरटी ने टारगेट किया है ई कोलाई को लेकर। ई कोलाई में एनसीईआरटी कहती है कि ई कोलाई है जो एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ये एक बैक्टीरिया है। ये क्या है, एक बैक्टीरिया है, आपको पता होगा इश्चेरिशिया कोलाई। नाउ अब इस ई कोलाई को लेकर एनसीईआरटी कहती है कि ई कोलाई को अगर, ध्यान से सुने, ई कोलाई है और ई कोलाई को अगर एनसीईआरटी में साफ तौर पर लिखा गया है कि अगर ई कोलाई को लैक्टोज दिया जाए, अगर ई कोलाई को लैक्टोज दिया जाए और इस लैक्टोज को अगर ई कोलाई यूज करता है तो उसे 3 एंजाइम्स बनाने पड़ेंगे, 3 एंजाइम्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। इफ लैक्टोज इज प्रेजेंट इन मीडिया, टू यूटिलाइज दैट लैक्टोज, ई कोलाई नीड्स to synthesize these 3 sets of enzymes। ये जो 3 sets of enzymes है, ये है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज एंड ट्रांसएसिटाइलेज। जब ये 3 एंजाइम्स बन जाएंगे तभी
जो ई कोलाई है वो क्या कर सकता है, वो इस लैक्टोज को यूज कर सकता है, बिना इसके वो लैक्टोज को यूज नहीं कर पाएगा। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा ना। इस पूरे डिस्कशन को आपको लैक ऑपेरॉन में बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाया जाएगा। लैक ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट में वापस से इसे डिस्कस किया जाएगा, ठीक है ना। अब हम आते हैं इस एनसीईआरटी की लाइन पर। बाय ई कोलाई इट इज यूज्ड टू कैटलाइज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ अ डाइसेक्राइड। ये डाइसेक्राइड क्या है, लैक्टोज की बात कर रहे हैं। लैक्टोज क्या होता है, डाइसेक्राइड है, क्योंकि लैक्टोज किससे बनता है, लैक्टोज इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। लैक्टोज बनता ही है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से, अब ये इन दोनों से मिलकर ये बन रहा है, ये है एक डाइसेक्राइड, ठीक है। आप बायोमोलिक्यूल्स में से पढ़ते होंगे। द बैक्टीरिया यूज देम एज सोर्स ऑफ एनर्जी, हेंस इफ द बैक्टीरिया डू नॉट हैव लैक्टोज around them to be utilized for energy source, they would no longer require the synthesis of the enzyme beta galactosidase. Therefore, in simple terms, it is the metabolic, physiological or environmental conditions that regulate the expression of gene. अब यहाँ पर ये बात की जा रही है कि एक्चुअली ये जीन का एक्सप्रेशन जो आपने देखा, यहाँ पर जीन का ये जो एक्सप्रेशन देखा है, ये तो यूकैरियोट में देखा है। प्रोकैरियोट्स में भी जीन के एक्सप्रेशन होते हैं, और प्रोकैरियोट्स में जीन के एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं उसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे, किस लेवल पर होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन मेन बात ये है कि उस जीन के एक्सप्रेशन के लिए, यानी कि उसको रेगुलेट करने के लिए, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, ठीक है, वहाँ पर क्या होंगे कि सर्टेन कंडीशंस होते हैं, जैसे कि कुछ या तो फिजियोलॉजिकल नीड हो या कोई इन्वायरमेंटल कंडीशन हो, ठीक है, या कोई मेटाबॉलिक नीड हो। अब मेटाबॉलिक नीड का ही एग्जाम्पल क्या था, यहाँ पर अगर आप देखें इस एनसीईआरटी बुक में, कि जैसे कि अगर देखें मेटाबॉलिक नीड, इस मेटाबॉलिक नीड से रिलेटेड ई कोलाई का एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने लिया कि मेटाबॉलिक नीड है कि अगर सिस्टम में, अगर मीडिया में लैक्टोज है और वही लैक्टोज ही है जो ई कोलाई यूज कर सकता है। ऐसे जो ई कोलाई है वो प्यार करता है ग्लूकोज को, लेकिन अब ग्लूकोज तो मीडिया में है ही नहीं। अब एनर्जी के लिए वो क्या करेगा, उसके पास लैक्टोज ही है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो लैक्टोज को वो ब्रेक करना चाहेगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, क्योंकि लैक्टोज बनते ही है ग्लूकोज गैलेक्टोज में। ब्रेक कौन करवाएगा, तब जाकर ये इस ग्लूकोज को यूज कर सकता है। ब्रेक करने के लिए उसके पास कुछ 3 सेट्स ऑफ एंजाइम्स चाहिए, है ना, तभी जाकर वो ऐसा काम कर सकता है, यानी कि ग्लूकोज को वो ले पाएगा लैक्टोज को ब्रेक करके। तो ये उसकी मेटाबॉलिक नीड हो गई। उसी तरह से फिजियोलॉजिकल नीड भी होता है। फिजियोलॉजिकल नीड, अब फिजियोलॉजिकल नीड होगा, अब यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट इन द बॉडी सम प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड, वो हो गई फिजियोलॉजिकल नीड। अब इन्वायरमेंटल नीड भी हो गई, इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी हो गए, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस सम प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो जीन का एक्सप्रेशन होता है, इनके लिए मेटाबॉलिक नीड भी जरूरत है, या तो कोई फिजियोलॉजिकल नीड हो जाए या तो कोई इन्वायरमेंटल कंडीशंस की रिक्वायरमेंट हो जाए, वैसी कंडीशन हो जाए जो कि इनके रेगुलेशन को हेल्प करती है, रेगुलेट करती है, दैट रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन। द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू एडल्ट ऑर्गेनिजम्स are also a result of the coordinated regulation of expression of several sets of gene। अब ये क्या कह रहा है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए एक एम्ब्रियो है, एक जाइगोट की बात कर रहे हैं, वही उसी को एनसीईआरटी समझा रही है एक जाइगोट को लेकर। इस लाइन में यही लिखा हुआ है, मान लीजिए ये एक जाइगोट है, ये एक जाइगोट है, ठीक है, जाइगोट है तो डिप्लॉयड है, ह्यूमन की ही बात कर रहे हैं हम, ये है डिप्लॉयड जाइगोट। अब जाइगोट है, ये इसका सेल डिवीजन होगा, और मान लीजिए इसने 4 सेल्ड स्ट्रक्चर बना दिया, ये बन गया इसका मॉरुला स्टेज, है ना। उसके बाद इसकी फर्दर डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट मीन्स सेल डिवीजन अभी चल रहा है। अब ये धीरे धीरे करते 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 ऐसे ही ये बना देंगे ब्लास्टोसिस्ट, ये आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, ब्लास्टोसिस्ट,
ठीक है, सिस्ट मतलब कोई फुला हुआ स्ट्रक्चर। नाउ इसके बाद ही आ जाती है जर्म लेयर, इसके बाद बनती है जर्म लेयर का कंडीशन आ जाएगा, जर्म लेयर, ठीक। और जर्म लेयर के बाद ये एम्ब्रियो बन जाता है। अब आप कहेंगे कि ये क्या टॉपिक है, ध्यान से देखें। जब ये जाइगोट था, ठीक है, जब ये स्पर्म एंड ओवा को फ्यूज करने के बाद ये जाइगोट बना था। अब जाइगोट ने क्या किया, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना रहा है ना, मोरुला, गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला, ये सब सारे स्टेजेस बनते हैं, ये आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे प्रॉपर। अब कहने का मतलब आखिर उसी एक जाइगोट से बहुत सारे सेल्स बनते हैं, लेकिन उसी सेल्स में अगर आप देखें तो धीरे 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 एक जो प्रेग्नेंट लेडी है उनके वुम में जो फीटस है उन्हीं के अंदर, अब आप देखोगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी तो उस होने वाले बच्चे का बन रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम, सारे बॉडी के पार्ट्स एक एक करके बनने शुरू हो जाते हैं। तो आखिर वो बनते कैसे हैं, यानी कि उनकी अब डिफरेंशिएशन शुरू हो जाती है। इसका मतलब ब्लास्टोसिस्ट के बाद जब जर्म लेयर बनता है तो ये जर्म लेयर उनका फेट बताता है, तकदीर बताती है, यानी कि यहीं से तकदीर शुरू हो जाती है कि कौन सा लेयर क्या बनाएगा, है ना। तो हियर द फेट ऑफ जर्म लेयर इज फिक्स्ड, यहाँ पर फिक्स है कि एक्टोडर्म क्या बनाएगा, मेसोडर्म क्या बनाएंगे, एंडोडर्म क्या बनाएंगे। ये जर्म लेयर की जो तकदीर होती है, ये जो फेट होता है, ये फिक्स्ड है, ठीक है, ये फिक्स्ड है, और तभी जाकर एक एम्ब्रियो बन जाता है। इसी के बारे में यहाँ एनसीईआरटी डिस्कस करती है। एनसीईआरटी कहती है कि द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू एडल्ट ऑर्गेनिज्म आर आल्सो a result of the coordinated regulation of expression of several sets of genes। जाहिर सी बात है, यहाँ इस टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा ना। अब चलते हैं इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में क्या हालचाल है। प्रोकैरियोट्स को समझने के लिए हम बेहतर है कि पहले हम एनसीईआरटी से पहले अपनी स्लाइड्स के ऊपर डिस्कस कर लें, फिर वापस हम आएंगे एनसीईआरटी बुक पर, ठीक है, कि आखिर प्रोकैरियोट्स में ये चीज़ें कैसे होती हैं। प्रोकैरियोट्स में अगर हम बात करें कि इन प्रोकैरियोट्स कैसी होती हैं चीज़ें, तो प्रोकैरियोट्स में सबसे पहली चीज़ तो न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस तो होगा ही नहीं, तभी तो बेचारा प्रोकैरियोट है। न्यूक्लियस इज एब्सेंट, पहला मेन इसका फीचर, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये आपने रेगुलेशन ऑफ जीन पढ़ा, ठीक है, अगर मैं न्यूक्लियस को एब्सेंट कर दूं तो ये तीन चीज़ें एब्सेंट हो जाएंगी यहाँ पर, यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन चल रहा था इसके अंदर उसकी पीटीएम की तो ज़रूरत है ही नहीं, और ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास जो भी हो रहा है सब कुछ साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है। इसका मतलब सिर्फ दो ही फीचर बचे, एक ट्रांसक्रिप्शन एंड दूसरा ट्रांसलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोकैरियोट्स के केस में सिर्फ दो ही लेवल्स हैं, एक ट्रांसक्रिप्शन लेवल, ट्रांसक्रिप्शन लेवल, ट्रांसक्रिप्शन लेवल एंड दूसरा ट्रांसलेशन लेवल, दूसरा ट्रांसलेशन लेवल, ट्रांसलेशन लेवल। और दूसरी चीज़ ये, दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों कैसे प्रोसेस है, बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में। तो इनके न्यूक्लियस के अंदर का कंट्रोल कुछ भी नहीं होगा, पीटीएम तो होता ही नहीं है, क्योंकि पीटीएम की जरूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि इनके पास इंट्रॉन्स ही नहीं है, एचएनआरएनए बनते ही नहीं है, डायरेक्टली एमआरएनए बनते हैं। उसके बाद एमआरएनए भी बनेगा तो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में, तो ट्रांसपोर्ट की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म इटसेल्फ। तो ट्रांसपोर्ट वाली प्रोसेस की भी जरूरत नहीं है। तो पीटीएम गायब, ट्रांसपोर्ट गायब, ये दो बचे, यही दो लेवल्स हैं प्रोकैरियोट्स में। नाउ अब देखें, in prokaryotes control of the rate of transcriptional initiation is the predominant site for control of gene expression in a transcription unit के बारे में भी आपने पढ़ा था अच्छे से। the activity of RNA polymerase at a given promoter is in turn regulated by interaction with accessory proteins which affect its ability to recognize स्टार्ट साइट्स। ये हम सब करेंगे ऑपरेटर में, यानी कि लैक ऑपरेन में। दीज रेगुलेटरी प्रोटीन्स कैन एक्ट बोथ पॉजिटिवली एक्टिवेटर्स एंड नेगेटिवली
रिप्रेशन। अब यहाँ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिप्रेशन की बात हुई है ना, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंट्रोल की बात हो रही है, रेगुलेशन की बात हो रही है। तो पॉजिटिव कंट्रोल किसे कहते हैं, नेगेटिव कंट्रोल किसे कहते हैं, उसे जरा देखें। पॉजिटिव कंट्रोल किसे कहते हैं, पॉजिटिव कंट्रोल, अगर पॉजिटिव कंट्रोल बोला जाए तो आप क्या समझेंगे, और नेगेटिव कंट्रोल बोला जाए तो आप क्या समझेंगे। नेगेटिव कंट्रोल, नेगेटिव कंट्रोल, देखिए अगर हम पॉजिटिव कंट्रोल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि अगर कोई रेगुलेटर जीन, अगर इसके पहले आपको क्या समझना पड़ेगा कि रेगुलेटर जीन क्या है ना। तो रेगुलेटर जीन को ऐसे आप समझें कि जैसे मान लें ये है डीएनए, ठीक है, और यहां पर ये जो पार्ट है, यहां पर ये एक जीन है जो एक पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड के लिए या एंजाइम के लिए, प्रोटीन के लिए कोड कर रही है। तो अब यहाँ पर तो आपने पढ़ा था एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पर, यहाँ पर प्रोमोटर होंगे और यहाँ पर टर्मिनेटर होगा, ये आपने पढ़ा था। और ये जो बीच के जो हिस्से हैं, प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर के बीच में ये पार्ट, ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक्चुअली इसी की पॉलीपेप्टाइड चेन बननी है, ठीक है। इसको आप कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन। एक्चुअली स्ट्रक्चरल जीन ही एक्सप्रेस करता है, स्ट्रक्चरल जीन का ही एमआरएनए बनता है, इसी का क्या बनेगा, एमआरएनए, ठीक है, इसी का एमआरएनए बनेगा। और एक्चुअली स्ट्रक्चरल जीन का ही प्रोटीन या एंजाइम्स बनेंगे या पॉलीपेप्टाइड बनेंगे, ठीक है, इसी के प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड या एंजाइम्स बनेंगे। यानी कि एक्चुअली स्ट्रक्चरल जीन ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन स्ट्रक्चरल जीन के एक्सप्रेशन के लिए कुछ अलग अलग फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल है उसको रेगुलेट करने के लिए। जैसे यहां पर आप देखें, ठीक, क्या स्ट्रक्चरल जीन हमेशा एक्सप्रेस करता रहेगा या कोई होगा उसे एक्सप्रेस को रोकने के लिए, स्विच ऑन करने के लिए, स्विच ऑफ करने के लिए? तो है, कौन है? यहाँ पर एक जीन है, इसका अपना खुद का प्रोमोटर एंड खुद का टर्मिनेटर साइट है, और इसे आप कहेंगे रेगुलेटर जीन। यही वो जीन है जो इस स्ट्रक्चरल जीन को रेगुलेट करेगा, इसे कहते हैं रेगुलेटर जीन। सॉरी, रेगुलेटर जीन, ठीक है। अब इस रेगुलेटर जीन का अपना खुद का अपना एमआरएनए बनाएगा, इसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आप कहेंगे क्यों नहीं चिंता करने की जरूरत है? ठीक उसी तरह आपको इसके बारे में बॉदर करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने एक कुक को रखा हुआ है, ठीक है, आपके घर में जितने भी मेंबर्स हो, 4, 5, 6 जो भी मेंबर्स हो, उनके लिए आपने एक कुक रखा हुआ है। उस कुक की ड्यूटी है आपके घर में आकर खाना बनाने की, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक। अब आपको ये टेंशन नहीं है आपके घर में खाना बना है या नहीं बना है, या बॉदर करेंगे, लेकिन वो कुक अपने घर में कैसे खाना बनाता है, खुद बनाता है या उसने किसी और कुक को रखा है, इसके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी तरह इस स्ट्रक्चरल जीन के काम को तो वो रेगुलेट करेगा, लेकिन रेगुलेटर जीन अपना खुद का एमआरएनए बना रहा है, ये आपको अभी इस क्लास में नहीं पढ़ना। ये आप जब हायर क्लास में जब जाएंगे, और अगर आपने फर्दर बायोलॉजी लिया, एमबीबीएस अगर आप नहीं ले रहे हैं, फर्दर आपने लाइफ साइंस का कोई कोर्स लिया है, बायोटेक्नोलॉजी लिया है, माइक्रोबायोलॉजी लिया है, एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी में जा रहे हैं, नैनो साइंस में, वहाँ जब आप जाएंगे वहाँ आपको हायर स्टडीज़ में ये बातें आपको पढ़नी है। अभी नीट के लेवल पर अगर हम देखें, या 12th क्लास के लेवल तक किसी भी एग्जाम में अगर हम देखें, इवन ग्रेजुएशन तक भी अगर हम देखें, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी करते हैं या आप बीएससी कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन लेवल तक आपको ये सिलेबस, इसके बियॉन्ड आपको नहीं पढ़ने। ये सारे सिलेबस ग्रेजुएशन को भी कवर कर रही है। नाउ अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एमआरएनए। अब ये एमआरएनए एक प्रोटीन बना रहा है, ठीक है, एमआरएनए ने बनाया ये प्रोटीन।
अब इस प्रोटीन को आप कहेंगे रेगुलेटर प्रोटीन। रेगुलेटर प्रोटीन, यहीं पर ट्विस्ट है। अगर आपने ये बात समझ ली तो आपको लैक ऑपरेंड समझने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखिए यहां पर क्या है, ये है रेगुलेटर प्रोटीन, ठीक, बन गया यहां से। अब ये रेगुलेटर प्रोटीन क्या करेगा, अब यही कंट्रोल करेगा, क्योंकि यही रेगुलेटर जीन ही है जो कि कंट्रोल कर रही है फंक्शनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। यही रेगुलेटर जीन है जो इसके स्ट्रक्चरल जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रही है, ठीक है, कंट्रोल कर रही है। ये बात आपको समझ में आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो जीन्स हैं, जो हमने जीन पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ जीन, तो टाइप्स ऑफ जीन ऑन द बेसिस ऑफ जानना बहुत ज़रूरी है। ऑन द बेसिस ऑफ, पहला ऑन द बेसिस ऑफ, सो ऑन द बेसिस ऑफ रोल की बात कर रहे हैं, रोल के आधार पर, ठीक है। रोल के आधार पर दो आपके पास जीन है, कौन कौन से? रोल के आधार पर एक आएगा आपके पास स्ट्रक्चरल जीन और एक आएगा रेगुलेटर जीन, यानी कि एक आया रेगुलेटर जीन, अभी आपने देखा रेगुलेटर जीन जो क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, और दूसरा आपने देखा स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन। ये किस आधार पर है, कौन से बेसिस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ रूल। सो ऑन द बेसिस ऑफ रूल जीन आर ऑफ टू टाइप्स, रेगुलेटर जीन एंड स्ट्रक्चरल जीन। रेगुलेटर जीन क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है, ये दोनों पॉइंट आपके सामने हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंट्रोल पर। अब अगर ये रेगुलेटर जीन जैसा काम करेगा उसी के आधार पर ये इसका कंट्रोल का नाम दिया जाएगा, यानी पॉजिटिव कंट्रोल। इफ रेगुलेटर जीन इंक्रीजेस द एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, बात समझ आई? अगर ये रेगुलेटर जीन स्ट्रक्चरल जीन के एक्सप्रेशन को बढ़ा रहा है, बढ़ावा दे रहा है, एक्सप्रेस होने दे रहा है, रोक नहीं रहा है, ये सारा सिस्टम ऑन मोड में चल रहा है, तो हम कहेंगे कि ये रेगुलेटर जीन, इसका काम पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव काम कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। तो पॉजिटिव कंट्रोल कब हुआ? इफ रेगुलेटर जीन, इफ रेगुलेटर जीन इंक्रीजेस, इसी इंक्रीजेस की वजह से ये पॉजिटिव, इंक्रीजेस द एक्सप्रेशन, increases the expression of structural gene, structural gene। अगर उसके एक्सप्रेशन को ये बढ़ाएगा, बढ़ावा दे रहा है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि इसका ये पॉजिटिव कंट्रोल है। तो नेगेटिव कंट्रोल तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्या होगा ये? इफ रेगुलेटर जीन, रेगुलेटर जीन स्टॉप्स, रेगुलेटर जीन या तो वो इनहिबिट करे, रोके, है ना, इनहिबिट करे, रोक दे, या स्टॉप करे, दोनों वर्ड सेम है, या स्टॉप कर दे, स्टॉप्स द एक्सप्रेशन, स्टॉप्स द एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन। तो इसे आप क्या कहेंगे कि ये नेगेटिव कंट्रोल है, ठीक है। अच्छा, दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब आपको ये भी बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, इसलिए इसको शुरू में आपको नहीं समझाया। जब इसका पॉजिटिव कंट्रोल है, यानी कि रेगुलेटर जीन स्ट्रक्चरल जीन के एक्सप्रेशन को बढ़ावा दे रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो यहां पर आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं, एक्टिवेटर, ठीक। नेगेटिव कंट्रोल, जब ये रेगुलेटर जीन इनहिबिट कर रहा है या स्टॉप कर रहा है स्ट्रक्चरल जीन के एक्सप्रेशन को, तो यहां पर आप वर्ड यूज करते हैं रिप्रेसर, रिप्रेसर।
तो अगर रिप्रेशर प्रोटीन बोला जाए तो समझ लें उसका नेगेटिव कंट्रोल है, ठीक है। तो आई थिंक ये बात आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंट्रोल अब आपको समझ में आ जाएगी। यही बात यहाँ बताई गई है। इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एट अ गिवन प्रोमोटर इज इन टर्न regulated by interaction with accessory proteins which affects its ability to recognize start sites. These regulatory proteins can act both positively activators, what देख रहे हैं आप, एनसीईआरटी मेंशन करती है पॉजिटिवली में एक्टिवेटर्स एंड नेगेटिवली में रिप्रेशर। यही बात यहाँ पर आपको बताई गई है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। आपने नीट 2023 का पेपर भी देखा होगा, बायो का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो डायरेक्टली एनसीईआरटी के लाइन से ना लिया गया हो। ईच एंड एवरी क्वेश्चन दे वर फ्रेम्ड फ्रॉम द डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी। एकदम लाइन उठाई और क्वेश्चन बना दिया, लाइन को उठाकर क्वेश्चन बना दिया। ऐसे ही थे पूरे नीट में 2023 का पेपर। यानी कि जिस बच्चे ने एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन अगर बहुत ही अच्छे से पढ़ी है, 100 बुक्स आप ना पढ़े, एनसीईआरटी को 100 टाइम्स पढ़ लें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी की भाषा को समझ लेना बहुत आसान बात नहीं है, ठीक है। तो 360 आउट ऑफ 360 जो मार्क्स है इसके बायो के, वो आपके। अब यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं, द एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रोमोटर जीन्स ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए इज इन मेनी केसेस रेगुलेटेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन्स विद सीक्वेंस टर्म्ड ऑपरेटर्स। ये बात करेंगे हम, और यहाँ पर हम चल रहे हैं आगे लैक ऑपरेंड से लेंगे, तो आपको ये बातें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो आई थिंक ये आपको पॉजिटिव कंट्रोल, नेगेटिव कंट्रोल ये आपको आ गए। यहाँ पर हमने जीन्स के टाइप्स भी देखे, लेकिन हम इसी के साथ कुछ फर्दर टाइप्स ऑफ जीन्स भी पढ़ लेते हैं। तो साथ के साथ आपके पास एक नोट्स बन जाएंगे टाइप्स ऑफ जीन। ये आपने देखा ऑन द बेसिस ऑफ रूल। दूसरा हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ जीन, ठीक है, टाइप्स ऑफ जीन। और ये है एक जीन जिसे हम कहते हैं कंसेक्यूटिव जीन एंड हाउसकीपिंग जीन। ये किस आधार पर है? तो ये आधार जो हम ले रहे हैं ये इसके एक्सप्रेशन के आधार पर ले रहे हैं। तो अब आ जाता है आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर, रोल की बात किया हमने, है ना। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्सप्रेशन के आधार पर, कब वो एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है। तो ये ए आ जाएगा आपके पास, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन से क्या मतलब है? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन से मतलब ये है, बेटर होगा मैं एग्जांपल लेकर देखें। इसमें ए है, इसे हम कहते हैं हाउसकीपिंग जीन, हाउसकीपिंग जीन, एक्सक्यूज मी, या हम इसे कह सकते हैं कंसेक्यूटिव जीन और कंस्टिट्यूटिव जीन। कंस्टिट्यूटिव जीन। बी है आपके पास नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन, नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन। अब ये दोनों क्या है वो देखें, कंस्टिट्यूटिव एंड नॉन कंस्टिट्यूटिव दोनों क्या है। कंस्टिट्यूटिव जीन की बात करें, और इसी को हम हाउसकीपिंग जीन भी बोलते हैं। एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं हाउसकीपिंग जीन के नाम से। हाउसकीपिंग जीन कहें या कंस्टिट्यूटिव जीन कहें, बात सेम है। अब सबसे पहले तो ये बात समझें कि दीज जीन्स विच एक्सप्रेस ऑलवेज, जो हमेशा एक्सप्रेस करते हैं, ऑलवेज एक्सप्रेस, ऑलवेज एक्सप्रेस, ठीक है। इसीलिए हमने एक्सप्रेशन के आधार पर हमें लिया है, जो हमेशा एक्सप्रेस करें। नो नीड ऑफ कंट्रोल, इनको कंट्रोल की कोई जरूरत नहीं है। नो नीड ऑफ कंट्रोल, इनको पॉजिटिव कंट्रोल, नेगेटिव कंट्रोल की कोई जरूरत नहीं है। इसको हमेशा एक्सप्रेस करना है। जैसे कि आप एक बात करें तो आपके बॉडी में क्या एनर्जी बनाने के लिए एक्सप्रेस करने की जरूरत है? कि सेलुलर रेस्पिरेशन में, जैसे मान लीजिए आपके पास जब आप सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो फर्स्ट एंजाइम आता है हेक्सोकाइनेज, जो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलेगा। अब ये अगर हम उस एंजाइम की बात करें जो सेलुलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है, तो हमारी बॉडी में एनर्जी की जरूरत तो हमेशा है। तो वहां पर हमेशा अगर है तो हमेशा उसकी एक्सप्रेशन की जरूरत है।
तो वो एंजाइम तो हमेशा बनने चाहिए, उसको किसी कंट्रोल की जरूरत ही नहीं है, वो हमेशा चाहिए। तो ऐसे जो एंजाइम्स हैं उनकी रेगुलेशन हमेशा चाहिए बॉडी में। जैसे कि एग्जांपल हमने ले लिया हेक्सोकाइनेज, ठीक है। तो हेक्सोकाइनेज को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें हमेशा हमारी बॉडी में चाहिए, क्योंकि ये सेल रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है, एनर्जी सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, तो इसकी हमेशा जरूरत है। एक एग्जाम्पल ले लिया, तो ये क्या हो गया, एक हाउसकीपिंग जीन। नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन क्या है, इसका उल्टा, इसका अपोजिट, विच नीड टू बी स्विच्ड ऑन और स्विच्ड ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। अब ये रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कब ये ऑन होगा कब ऑफ होगा, हमेशा एक्सप्रेस नहीं होना चाहिए। ऑलवेज एक्सप्रेशन है यहाँ पर हाउसकीपिंग में, यहाँ है कि ऑलवेज एक्सप्रेस नहीं होना चाहिए। जब जरूरत हो तो एक्सप्रेस करो, जब जरूरत नहीं है तो ऑफ रखो, है ना। विच नीड्स टू बी, विच नीड्स टू बी स्विच्ड ऑन और ऑफ डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। डिपेंडिंग ऑन दी, आप नोट्स अगर बना रहे हैं तो आप आराम से सुने, रिक्वायरमेंट, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दी रिक्वायरमेंट। अब यहां पर अगर हम बात करें तो ये हो गई पूरी टाइप्स ऑफ जीन, ठीक है। हाउसकीपिंग जीन के नाम से क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर ले अपने दिमाग में। नाउ अब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ देखा था यूकारियोट्स के बारे में हमने पढ़ा, है ना। यहाँ पर भी हमने एक यूकोलाई का, क्योंकि एनसीईआरटी ने बताया था, जाइगोट को लेकर बताया था। उसके बाद हमने प्रोकारियोट्स के लेवल्स पढ़े, कहाँ इसकी कंट्रोल हो सकती है। हाँ, एक चीज़ और मेरे दिमाग से उस वक्त निकल गया था, आरबीसी को लेकर। आरबीसी का एक स्पेशल केस है, आरबीसी की पॉइंट्स को आप दिमाग में रखेंगे। आरबीसी के साथ घटना ये घटती है कि बेचारा जब ये इमैच्योर होता है तब तो इसके पास न्यूक्लियस होते हैं, जब ये बनता है तब, लेकिन जैसे ही ये मैच्योर होने लगता है, इसका सबसे पहला काम होता है, इसके बहुत सारे ऑर्गेनेलीज, है ना, इसके माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बहुत सारे ऑर्गेनेलीज, इसका न्यूक्लियस बेचारे का, वो सारे हटने लगेंगे, गायब होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आरबीसी को क्या करना है, हीमोग्लोबिन रखना है। क्यों? ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, तो इसके पास स्पेस चाहिए, और इसीलिए इसकी जो शेप होती है वो बाइकॉन्वेक्स डिस्क लाइक हो जाती है। सो आरबीसी में है क्या कि आरबीसी में न्यूक्लियस, मैच्योर आरबीसी, कभी भी आरबीसी अगर जनरल बोला जाए तो आप मैच्योर समझेंगे बाय डिफॉल्ट, न्यूक्लियस नहीं है। मैच्योर आरबीसी में क्या है, न्यूक्लियस नहीं है। इसका मतलब इसमें जो कंट्रोल चलेगा, है ना, वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड कंट्रोल तो होगा ही नहीं। यानी कि जो हमने कंट्रोल्स यहाँ पढ़े, ट्रांसक्रिप्शन हो रही थी न्यूक्लियस में, पीटीएम हो रहा था न्यूक्लियस में, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट हो रहा था न्यूक्लियस के बाहर, ये तीनों प्रोसेसेस तो होंगे नहीं। क्या एक्सप्रेशन होगी, क्या इसकी लेवल ऑफ रेगुलेशन होगी, सिर्फ ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड गायब, सिर्फ क्या होगी इसके पास, फोर्थ लेवल, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक। इसके पास सिर्फ फोर्थ लेवल यानी कि सिर्फ ट्रांसलेशन लेवल कंट्रोल होगा, ओनली हैव ट्रांसलेशन, ओनली हैव ट्रांसलेशन लेवल कंट्रोल, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं, यहां पर अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखें, यहां पर अभी एनसीईआरटी आपके इंटर कर रही है लैक ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट में, यानी कि लैक ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट क्या होता है, अब एनसीईआरटी आ रही है यहां पर इसको समझाने के लिए, है ना, कि आपका लैक ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहली चीज लैक ऑपेरॉन के लिए आप ये समझ लें कि लैक ऑपेरॉन की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट है। लैक ऑपेरॉन की अपनी क्या रिक्वायरमेंट है कि लैक ऑपेरॉन कहाँ होगा, जहाँ पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन होगा। अब मोनोसिस्ट्रॉनिक पॉलीसिस्ट्रॉनिक ये हमने आपको डिस्कस किया था, और यही रीजन है कि लैक ऑपेरॉन सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में होता है, लैक ऑपेरॉन कभी भी यूकैरियोटिक सेल में नहीं होते, ठीक है। तो बेटर हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप लोग बोर फील करने लगेंगे कि मैम तो बहुत लंबा वीडियो बना दिया मैम ने, है ना। तो आपको बोर फील ना हो, आप इंटरेस्टिंग इस तरीके से इस क्लासेस को करें। इसके लिए हम इस लैक ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट को हम करेंगे, अपने कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में
लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट को लेकर। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। और प्लीज़ अगर आपको ये अच्छी लगती है क्लासेस, आपके लाइव क्लासेस की रिक्वायरमेंट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट। आप किसी एग्ज़ाम की ऐसी प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ बायो के भी पेपर्स हैं और कोई अलग टॉपिक आ रहा है, कोई दूसरा चैप्टर आ रहा है, वहाँ की रिक्वायरमेंट हो, तो आप वो भी अपनी रिक्वायरमेंट कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। क्योंकि हमारा सीक्वेंस अभी चल रहा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को लेकर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसके लिए सेपरेट वीडियोस बनाए जा सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।